नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी के बीच सजग और सतर्क होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बीएचयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2015 से लेकर 2017 तक जो भी पॉलिटी और नेशनल मूवमेंट से प्रश्न पूछे गए हैं उनको पूरी गहनता के साथ व्याख्या करते हुए हल करेंगे। इन प्रश्नों की व्याख्या करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। औपनिवेशिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है जॉनसन। वारेन हेस्टिंग्स प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल का प्रथम गवर्नर 1772 ईस्वी में बना था। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। 1774 से लेकर 1785 तक वह बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसी वर्ष उसने इस्तीफा दे दिया। इसके समय में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई जिसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। हेस्टिंग्स ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध प्रणाली को भी समाप्त कर दिया था। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स जो था उसी के समय दीवानी अधिकार और निजामत यानी प्रशासनिक अधिकार, दीवानी का अधिकार का मतलब होता है राजस्व वसूली करने के अधिकार को दो भागों में बांट दिया गया था। इसके अलावा इसी के समय में सिविल और क्रिमिनल्स कोर्ट को अलग अलग स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, शांतिपूर्ण विलय की नीति किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड डलहौजी ने शांतिपूर्ण विलय की नीति को शुरू किया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर बी होगा। लॉर्ड डलहौजी का जो भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल था वह 1848 से लेकर 1856 तक था। इसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि गोद निषेध नीति को लागू किया था। डलहौजी एक उग्र साम्राज्यवादी था। पंजाब, पिक्कू तथा सिक्किम को उसने युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। इसके बाद उसने शांतिपूर्ण ढंग से अन्य भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने जिस नीति को अपनाया इसे इतिहास में गोद निषेध नीति कहा जाता है। डलहौजी का मानना था कि झूठे राजवाड़ों और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से प्रजा की परेशानियां बढ़ती हैं, अतः जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए इन रजवाड़ों व मध्यस्थ शक्तियों को कंपनी के अधीन कर देना चाहिए। इसी मनमानी तर्क को आधार बनाकर डलहौजी ने सतारा को 1848 में, जैतपुर एवं संभलपुर को 1849 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में और नागपुर को 1854 में कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया। डलहौजी के इस नीति से भारतीय रियासतों में असंतोष उत्पन्न हुआ जो 1857 के विद्रोह का एक कारण बना। अगला प्रश्न, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? ऑप्शन ए है 1909 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1910 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1912 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1911 ईस्वी में। दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी वो 1912 ईस्वी था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर सी होगा। 12 दिसंबर 1911 को भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसी अवसर पर ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर नई दिल्ली करने की घोषणा की थी। 1912 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था जिसका कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 था। 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली राजधानी बनकर तैयार हो गई थी और इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
किस एक्ट के तहत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में, ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी है भारत सरकार एक्ट 1935 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में। 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। इस एक्ट में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। द्वैध शासन प्रणाली का तात्पर्य था कि जो शासन के विषय हैं उनको स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में बांटना। स्थानांतरित विषय जो था यानी कि हस्तांतरित विषय, उस पर गवर्नर जनरल जो होता था वो मंत्रियों की सहायता से काम लेता था, और विधान परिषद जो होता था, राज्य विधान परिषद, उसके प्रति उत्तरदायी होता था। जबकि जो आरक्षित विषय होता था, रिजर्व विषय, इन विषयों पर गवर्नर अपने कार्यकारिणी के सदस्यों की सहायता से काम करता था। लॉ एंड ऑर्डर, सिंचाई, वित्त, लैंड रेवेन्यू आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे वो आरक्षित विषय में शामिल थे, और ये सारे गवर्नर जनरल के अंतर्गत थे। तो आप देख रहे हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1935 के एक्ट के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा था? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में की थी। यह पुस्तक 18वीं शताब्दी में बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। इसी पुस्तक में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम था। तो अगर आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, तो उसका भी उत्तर सही आनंद मठ होगा। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आनंद मठ आधारित है, तो ये बंगाल में हुए 18वीं शताब्दी में सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जिस वर्ष पारित हुआ था वह है? ऑप्शन ए है 1860 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1855 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1950 ईस्वी, और ऑप्शन डी है 1955 ईस्वी। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित हुआ था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर डी होगा। इसके पीछे बैकग्राउंड जो था उसका विवरण इस प्रकार आप दे सकते हैं कि आर्टिकल 17 जो है भारतीय संविधान का, वो कहता है कि समाज में अस्पृश्यता का अंत किया जाना चाहिए। और ये तो आर्टिकल की बात हुई, इसको लागू कराने के लिए भी कुछ नियम कानून संसद के द्वारा पारित किए गए। इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसका वर्तमान में नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 है। इसके अलावा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को भी बनाया गया, जिसको प्रचलित भाषा में हरिजन एक्ट के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत SC और ST के लिए एक नेशनल कमीशन की बात की गई, जो SC/ST के शोषण से जुड़े मामलों को सुनता और उनके हितों की रक्षा करता। आगे चलकर 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस संयुक्त आयोग को 2 पृथक आयोग में विभाजित कर दिया। इसका मतलब है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। 2 भागों में बांट दिया गया। ST के लिए बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और SC के लिए बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अस्पृश्यता जो शब्द है आर्टिकल 17 में, उसको संविधान में और न ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर डी होगा, क्योंकि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने शिकागो में 1893 में भाग लिया था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है रासबिहारी बोस। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को अपने ओजस्वी भाषण से मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर बी होगा। विवेकानंद ने कहा था
कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद एवं पूर्व के अध्यात्मवाद का मिश्रण कर दिया जाए तो यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। विवेकानंद जी ने देश की युवा पीढ़ी से अपील की कि वे भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें तथा भविष्य में भारत की संस्कृति को मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित करें। अगला प्रश्न, किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1955 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1961 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1970 ईस्वी। हिंदू विवाह अधिनियम, जिसको हिंदू मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1955, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू था जब यह लागू हुआ था। वर्तमान समय में स्थिति बदल चुकी है क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है अब जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह एक्ट एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप को मानता हो या उस धर्म से विकसित सामाजिक सुधार संस्थाओं से जुड़ा हो, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, लिंगायत समाज इत्यादि से जुड़ा हो, तो उस पे लागू होगा। इसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म के मानने वालों पर भी लागू होता है। और ये जो हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था वो 1955 में पारित हुआ था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, दहेज निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1960 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1961 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1980 ईस्वी। दहेज निरोध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर सी होगा। पैसा मांगना या उसके लिए अनुरोध करना या किसी भी प्रकार का दहेज स्वीकार करना इस एक्ट के माध्यम से गैर कानूनी है। अगर आप दहेज निरोध अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो आपको 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए तक की जुर्माना हो सकती है, या जितना दहेज की कीमत आप लिए हुए हैं उतनी राशि जो है आप पे जुर्माना के रूप में लगाई जा सकती है। तो दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सन 1961 ईस्वी में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समग्र क्रांति के प्रणेता थे? समग्र क्रांति का मतलब है यहाँ पे संपूर्ण क्रांति, कंप्लीट रिवोल्यूशन। सन 1974 में बिहार राज्य में गांधीवादी समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में तत्कालीन बिहार सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों के द्वारा एक आंदोलन किया गया जिसे संपूर्ण क्रांति की संज्ञा दी गई। इस आंदोलन को जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण थे जो एक गांधीवादी नेता थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर सी होगा। समग्र क्रांति के प्रणेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय रहे जिन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर विभूषित किया गया? ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर विभूषित होने वाले प्रथम भारतीय सी राजगोपालचारी थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर सी होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आजाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका भी उत्तर सी राजगोपालचारी होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर पूछा जाए आपसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1850 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1855 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1856 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1857 ईस्वी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए एक सशक्त आंदोलन चला, जिसके फलस्वरूप सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दे दी।
1856 ईस्वी में। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर सी होगा, 1856 ईस्वी। विद्यासागर जो थे वह बहुपत्नी विवाह और बाल विवाह का बड़े ही विरोधी थे, वे स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने की बात की गई। इन्हीं के सिफारिशों के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुआ था? इसका सही उत्तर बी होगा, राजस्थान का नागौर जिला। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा राज्य भारत का कौन था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, तो इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश होगा। इसके अलावा भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 जो है राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सरकारों को पंचायती राज व्यवस्था के स्थापित करने का दिशा निर्देश देता है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, सत्याग्रह की अवधारणा का सृजन किया? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। सत्याग्रह की अवधारणा का सृजन महात्मा गांधी ने किया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर सी होगा। सत्याग्रह एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। इसका सूत्रपात सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में किया था। इसका अभिप्राय है सामाजिक एवं राजनीतिक अन्यायों को दूर करने के लिए सत्य और अहिंसा पर आधारित आत्मिक बल का प्रयोग, मतलब कि आत्मा के माध्यम से जो बल आता है सत्य और अहिंसा पर चलने पर, उसका प्रयोग करके जो है जो विरोधी है उसका मना लेना और अपने जो डिमांड है उसको पूरा करवा लेना, इसे ही सत्याग्रह कहा जाता है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी जानकारी बढ़ी होगी। अगर आप भी चाहते हैं किसी मुद्दे पर मैं वीडियो लाऊं जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, उस पर जल्द ही वीडियो लाया जाएगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।